हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। माय नेम इज अमृत राज और उड़ान पीवाईक्यू सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसकी भी कुछ अच्छे सवालों के डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, और उससे पहले हम देखने वाले हैं एनालिसिस जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स कितना वेटेज रखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर को हमने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी। इस पार्ट से 38% क्वेश्चंस आते हैं। मॉडिफिकेशन इन वाईडीएससी, ऑप्टिकल पाथ, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, यहां से हमारे 30% क्वेश्चंस आते हैं। डिफ्रैक्शन हमारा 13% ऑलमोस्ट कैरी करता है। पोलराइजेशन एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से जो है 19% क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा परसेंटेज। इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी किन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, चलिए अब विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं सवालों के डिस्कशन की ओर और लेते हैं आज का पहला सवाल। आपके सामने आज का पहला सवाल ये है कि इन अ वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm। तो जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स के सवाल होते हैं ना, इनको करने का एक खास तरीका होता है, बिकॉज ये लैंग्वेज प्रॉब्लम मोस्टली होते हैं और इसमें डेटा बहुत सारा होता है, और प्लस वो जो यूनिट कन्वर्जन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग यूनिट्स होती है। तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे जहां जहां डेटा मिलेगा, और इसके बाद से लिखते चलेंगे कि क्या गिवन है, और फिर जो लास्ट लाइन में हमसे पूछेगा कि इस कंडीशन पर बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूला में सेट करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, सेपरेशन दिया है स्लिट्स का। दैट मींस कि स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है। अब मैंने स्मॉल डी की वैल्यू यहां लिख ली, d इज इक्वल टू 0.5 mm। ठीक है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 150 सेंटीमीटर अवे। जो स्क्रीन का प्लेसमेंट है वो 150 सेंटीमीटर अवे है। दैट मींस कैपिटल डी इज 150 सेंटीमीटर। मतलब सेटअप अगर मैं छोटा सा बना लूं इस तरह का कुछ, ये हमारा वाईडीएससी सेटअप है और ये स्क्रीन है। तो ये जो दूरी दे रखी है, ये दे रखी है 150 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा स्मॉल डी दे रखा है दैट इज 0.5 mm। अच्छा, एक बीम है जिसमें दो वेवलेंथ्स है, 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। इन दो वेवलेंथ से हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही हैं। हमसे पूछ रहा है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा टू द पॉइंट वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। बच्चों देखिए, ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल नेचर का होगा, मतलब सेंटर का ब्राइट फ्रिंज, वो जस्ट इसके मिड पॉइंट के सामने अपीयर होगा। और हमसे पूछ रखा है कि देखिए किसी यहां से y डिस्टेंस पर इन दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, मतलब पहली बार इनके मैक्सिमा कब कोइंसाइड करेंगे। बच्चों मैक्सिमा की कंडीशन अगर हम देखें तो वो होती है, मैक्सिमा के लिए y की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एन बीटा, हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एन डी लैम्डा बाय डी। ठीक है, ये कंडीशन होती है nth मैक्सिमा की, y की वैल्यू आ जाती है एन डी लैम्डा बाय डी। अच्छा, अब लेट्स से कि पहले के लिए मैं ले लेता हूं n1, मतलब कि पहला जो 650 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ है उसका n1th मैक्सिमा सेकेंड वेवलेंथ के n2th मैक्सिमा से कोइंसाइड हो, n1th 2th से कोइंसाइड हो, माने फर्स्ट सेकेंड से कोइंसाइड हो उसका। इसमें फर्स्ट सेकेंड मतलब नहीं कि इसका पहला मैक्सिमा उसके सेकेंड से, नहीं। अगर मैं एक नंबर दे दूं, लेट्स से कि n1, ठीक है, n1 इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ विच कोइंसाइड विथ सेकेंड। अच्छा, इसका नंबर हो जाएगा लेट्स से n2, तो n2 इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑफ सेकेंड वेवलेंथ। ठीक है, तो बस हमें इक्वेट ही करना है। तो अगर दोनों के लिए y में बराबर कर दूं तो क्या आ जाएगा, n1 d, तो दोनों के लिए सेम है, लैम्डा 1 अपॉन d इज इक्वल टू n2 d लैम्डा 2 अपॉन d। ठीक है,
डी से डी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, यहां से n1 बाय n2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, अब लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 520 नैनोमीटर, और ये कितना है, ये है 650 नैनोमीटर। 0 से 0 चला गया, 13 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, दैट मीन्स 4/5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वेवलेंथ है उसका फोर्थ मैक्सिमा और सेकेंड वेवलेंथ के फिफ्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड करेगा, तो यही लीस्ट डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद कोइंसाइड नहीं करेगा, करेगा, अब इसके मल्टीपल्स में करेगा। लाइक फर्स्ट का हमारा 8th, सेकेंड के 10th से, इसी तरह हमारा जो फर्स्ट का 12th, सेकेंड के 15 से। तो हमें लीस्ट चाहिए, दैट्स इट। तो हम क्या निकाल लेंगे, y मिनिमम के लिए हम किसी एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। लेट्स से पहले वाले में उसका फोर्थ मैक्सिमा के लिए निकाले तो 4 इंटू डी, 4d लैम्डा 1 अपॉन डी। अब इनमें वैल्यूज को हमें क्या कर देना है बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो देखिए क्या आता है, 4 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है यहां पर हमारे पास 150 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा। इसके बाद से लैम्डा 1 है 650, और ये किस में है, नैनोमीटर में, तो 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू है 0.5 mm, 0.5 mm। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3। देखिए बच्चों, ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3। अब क्या है, बस कैलकुलेशंस की बात है, तो मैं इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, पावर्स को देखा जाए तो ये -3 है, ऊपर चला जाएगा तो +3, और ओवरऑल इससे कैंसिल होकर 10⁻⁻6 बचने वाला है। अच्छा, फिर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ 3 है, 3 4 12, और यहां से आ जाएगा हमारा 60, 12 5 60, 12 6 72, और 6 यानी 78, 780, और यहां पर एक और 0 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं मिलीमीटर में लिखूं तो 7.8 मिलीमीटर हम लिख पाएंगे। दैट मीन्स इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, दोनों के मैक्सिमा को इक्वेट कर देना था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टू बीम्स A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a Polaroid from the position where the beam A has maximum intensity and B has zero intensity. A rotation of Polaroid through 30 degree makes two beams appear equally bright. If the initial intensities of two beams are IA and IB respectively, then IA by IB equals। ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, और यहां पर दे रखा है कि दो प्लेन पोलराइज्ड बीम है जिसको एक पोलरॉइड पर गिराया जा रहा है, और दूसरी साइड से जो देखा जा रहा है इसको ऐसी पोजीशन से देखा जा रहा है जहां से बीम ए की मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आ रही है और बीम बी की कितनी नजर आ रही है, 0 इंटेंसिटी। ठीक है, और हमसे पूछा कि पोलरॉइड को 30 डिग्री से अगर मैं घुमा दूं तो उस केस में ऐसा लग रहा है कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो गई है। तो हमें बताना है इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ IA और IB, इनका रेशियो क्या है। तो देखिए इसका एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझेंगे। तो अगर मैं ऐसे ले लूं कि एक प्लेन पोलराइज्ड बीम है, लेट्स से ये एक प्लेन पोलराइज्ड बीम है ना, और इसको मैं A नाम दे दूं, दिस इज A। ये पोलरॉइड पर गिर रही है और इसमें एक और बीम है B, मतलब ये गिर रही है और इसके साथ एक और बीम है B भी गिर रही है, और बोल रहा है कि दोनों का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इनको अगर मैं शो करना चाहूं कि किस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, इसको मैं डॉट से दिखा सकता हूं दूसरे बीम को, लाइक कि ये अगर मेरी B बीम है तो ये डॉट, दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू A बीम। ठीक है, और अगर मैं इसका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू देखूं
तो 2D प्लेन में ये कैसा नजर आना चाहिए, ये ए है, ये ए, तो ये इस तरह से क्या है, ये बी बीम, इस तरह का इनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपस में है। अब पहली बार जब इनको देखा जा रहा है तो ए बीम की मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आ रही है। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कम नजर आती है बच्चों जब ये जो एक्सिस होती है पोलराइजेशन की, ये इसके प्लेन के पैरेलल हो जाए, यानी क्या हो जाए, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, इसका मतलब कि ए इस तरह से रहेगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, तो यहां से ए की मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आएगी। और अगर बी के बारे में बात करें तो देखिए बी इसके परपेंडिकुलर है, यानी बी की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी cos 90 की वैल्यू 0 आती है, दैट्स वाई वो हो जाएगी 0। अच्छा, अब हमसे बोल रहे हैं कि 30 डिग्री घुमा दिया गया, राइट। इस पोलरॉइड को अगर मैं 30 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूं, 30 डिग्री, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन है और फिर इसको रोटेट कर दिया गया कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। ठीक है, अब जो बीम ए है, लेट्स से कि इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये बीम बी के साथ कितना बनाएगा, इसका एक्सिस, तो वो बनाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर मेलस लॉ की। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर इधर से इनिशियल इंटेंसिटी आई ए आ रही है फॉर फर्स्ट बीम, तो दूसरी साइड इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये आ जाएगी आई ए कॉस स्क्वायर, और नया एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, इसी तरह आई बी की नई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमसे बोला दोनों इंटेंसिटी क्या है बच्चों, इक्वल है। दोनों इंटेंसिटीज अगर इक्वल हैं तो आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां से मैं आई ए बाय आई बी लिखूंगा तो ये आ जाएगा आई ए बाय आई बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, और फिर आ जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 3, √3/2 होता है, तो √3 और 4 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये आना है 1/3, मीन्स 1:3। अब यहां देख सकते हैं किस ऑप्शन में 1/3 गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो पोलराइजेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे बहुत सवाल आ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में बोल रखा है, मतलब डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ 60 डिग्री है। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब अगर विड्थ को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं तो ये है 10⁻⁻6 मीटर। समझ में आया? द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ का जो प्लेन वेव है उससे इल्यूमिनेट किया गया। इफ अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर इट, मतलब इसने बोला कि ये मेरे पास एक स्लिट थी और इसके एकदम पास एक और स्लिट बना दी गई। ठीक है, यंग्स फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। मतलब अगर इससे 50 सेंटीमीटर सामने एक स्क्रीन रखी है तो उस पर यंग्स इंटरफेरेंस की पैटर्न नजर आएगी। ठीक है, और हमारे से बोला कि इफ द ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, मतलब वाईडीएससी की जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, राइट। फिर हमसे बोला व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन डिस्टेंस, तो हमसे ये डी पूछा गया है, डी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर एक ही हमारे पास स्लिट था, मतलब सिंगल स्लिट, इस पर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना था 60 डिग्री। तो क्या कहानी बनेगी, देखिए अगर ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां कहीं बनता है और कुछ इंटेंसिटी वाइज दिखाया जाए तो ऐसा दिखता है। दैट मीन्स पहला मिनिमा ऊपर और पहला मिनिमा नीचे जहां होता है, इसके बीच में ही क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसका एंगुलर विड्थ, मतलब इस स्लिट पर बनाया गया एंगल, यही कहलाता है एंगुलर विड्थ।
तो ये पूरा दे रखा है 60 डिग्री। दैट मीन्स एक साइड का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, राइट। अब देखिए यहां पर ये 30 डिग्री हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसका, तो हम जानते हैं डी साइन थीटा। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है बच्चों, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज स्मॉल डी साइन थीटा इज इक्वल टू, मिनिमा की कंडीशन के लिए क्या होती है, यहां पर लैम्डा होती है, ठीक है। तो साइन थीटा, यहां पर डी की जगह मैं ए ले लेता हूं बिकॉज मैंने स्लिट विड्थ ए कंसीडर किया है, तो इसको मैं ले लेता हूं ए। तो दिस इज लैम्डा अपॉन ए, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए साइन थीटा। ए कितना है बच्चों, देखिए ए इज द विड्थ, तो विड्थ ऑफ द स्लिट कितना है, 10 रेज टू द पावर -6, और साइन थीटा, अब यहां पर जो थीटा लेंगे हम 30 डिग्री लेंगे। ये बहुत ध्यान से देखना है बिकॉज यहां से सेंटर से हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई एक एंगल ही लेंगे तो वो 30 डिग्री है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसमें 60 डिग्री देखा नहीं कि वो क्या कर लिया, एकदम यहाँ पे 60 रख के सॉल्व करना चालू, गलत आंसर आएगा, यकीन मानो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से एक बार इमेजिन करके एक रफ स्केच जरूर बनाना चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलती है और क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देखिए यहां पर साइन थीटा मीन साइन 30 डिग्री आ जाएगा 1/2, बहुत बढ़िया। ये हमारा लैम्डा की वैल्यू होगी एसआई यूनिट में, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हमें निकालना है कि हमें दिया है बीटा, जो YDSC अभी हमने बनाया था, उस YDSC में बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो देखिए यहां पर d कितना है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन YDSC वाला ये है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5। लैम्डा की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली 10 रेज टू द पावर -6/2, और यहां पर d इंटू डी, और बीटा हमें दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, तो बीटा हमें यहां पर दे रखा है विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, फ्रिंज विड्थ मिल रहा है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं लाइक 0.01 मीटर। अब मुझे d निकालना है, तो d के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.01, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद से जो मेरा आंसर मिलने वाला है, तो वो मिलेगा, ये इससे 50 टाइम्स अगर 0 रख दूं तो ये 50 टाइम्स कट जाएगा, और फिर ये 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, तो दैट इज 25 माइक्रोमीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहां पर दोनों सिंगल स्लिट और डबल स्लिट मिला लिया। इसी तरह के मैनिपुलेशंस ज्यादा कर सकता है। हमें बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ना और गिवन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर ले आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी YDSC से है। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 mm अपार्ट। मतलब सबसे पहले हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इससे, मतलब दोनों स्लिट इतना मिलीमीटर अपार्ट है, दैट इज स्मॉल डी गिवन है 0.320 mm, राइट। आगे बढ़ते हैं, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। जो वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर की, वो क्या है, स्लिट पर इंसिडेंट कर रही है, यानी लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 10 रेज टू द पावर -9 मीटर में आ गया ये। अच्छा, फिर बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन एंगुलर रेंज ऑफ -30 डिग्री टू 30 डिग्री। मतलब एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये मेरा D है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्लिट, ये मेरी स्क्रीन है। तो यहां कहीं ये एंगल बनेगा ऊपर, ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री पर, और नीचे आएगा और -30 डिग्री, नीचे की तरफ 30 डिग्री है ना। तो मैग्नीट्यूड ले लूं तो 30 डिग्री आएगा। इसके बाद हमें बताना है कि इसके बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ मैक्सिमाज या ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर पता करते हैं सबसे पहले इतने एंगुलर विड्थ पर,
क्या कंडीशन होगी कि यहां पर क्या आए, ब्राइट फ्रिंज आए 30 डिग्री पर। तो मैं लिखूंगा जो पाथ लेंथ होता है यहां पे मतलब पाथ डिफरेंस, दैट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यही तो होती है ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, मतलब पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा, तो देखिए यहां पर डी दे रखा है, यस डी दे रखा है, साइन थीटा, यस थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, लैम्डा दे रखा है, यस दे रखा है। तो अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है ताकि ये पता चले कौन सा नंबर वाला फ्रिंज उधर या उसके आसपास बनने वाला है। तो एन इज इक्वल टू डी, डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो डी है 0.320, यहां पर कितना आ जाएगा 3.0 mm, तो 10⁻³ हो गया। और साइन थीटा, तो साइन 30 इज 1/2, तो इसको नीचे ले आता हूं, है ना। और लैम्डा से डिवाइड करना है, तो लैम्डा इज 500 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। तो इसको अब मैं सॉल्व करूंगा, तो यहां से ये 2 0 से आ जाएगा 10⁻⁻7, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻+4, और फिर ये आ जाएगा 5 2 जा 10, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10⁻, ये 10 से एक 10 का पावर चला गया, तो यहां बचा 10⁻3, और ये 0.320 इंटू 10⁻3, ये हमारा बन जाता है 320। अब देखिए n की वैल्यू 320 आते ही कई बच्चे क्या करते हैं, टिक करते हैं 320 इज द आंसर। नहीं, n मतलब 320 ही आंसर नहीं है, बिकॉज वो -30 से +30 बोल रहा है। तो सर इसमें क्या है, बस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दोनों साइड की आ जाएगी। तो देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहां निपट जाएंगे 320 में, वो गए, उनका खेल खत्म। और ऐसा जुगाड़ पहले ऑप्शन में ही होता है। कुछ सोचेंगे नहीं दोनों साइड है तो मल्टीप्लाई करो 320 इंटू 2, तो वो यहां दे रखा है 640, वो भी एक्चुअल में निपट गए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को काउंट ही नहीं किया, वो भी तो रहेगा भाई। तो अगर करेक्ट आंसर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैपिटल N, तो ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा 641। ये गलती नहीं करनी है, देखिए सारा ऑप्शन है, और ये भी है 321। किसी को लगेगा अरे ऊपर का काउंट कर लिया, एक 30 डिग्री पे काउंट कर लिया +1 सेंट्रल ब्राइट, वो भी याद आ गया, तो वो भी गलत। तो देखिए एग्जामिनर आपके साथ माइंड गेम खेलता है, मतलब आपको रहना है बहुत अलर्ट, बहुत चालाक, और जल्दबाजी नहीं मचानी है। जब यहां तक पहुंच ही गए तो किस बात की जल्दी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसीडर अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा such that the first minima occurs directly in front of slit S1। हमसे बोल रखा है कि इनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल d है स्लिट्स का, और जो स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस है दैट इज 2d, और ये बोल रखा है कि पहला मिनिमा ऊपर वाले S1 स्लिट के जस्ट सामने मिल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहां पर d की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो यहां पे आ जाएगा हमारा व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन d इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी कहानी है, यहां पर मिनिमा है, तो लेट्स से कि ये वाला लेंथ हमारा L1 है, और यहां से यहां दूसरी वेव चलेगी, ये L2 चलेगी। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस आने वाला है ये आ जाएगा हमारा डेल्टा L, पाथ डिफरेंस इज L2 माइनस L1। अच्छा, L2 की वैल्यू अब हम रख सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ये हमें 2D गिवन है, ये वाली चीज, और ये D है, तो पाइथागोरस थ्योरम से L2 की जो वैल्यू आएगी √2D² प्लस D², और उसमें से L1 घटाना है। L1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें 2D मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा √5D माइनस 2D, राइट। तो यहां से मैं D को बाहर करूंगा, √5 माइनस 2, ये क्या आ गया डेल्टा L। अब मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा L पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू, फर्स्ट मिनिमा के लिए ये होना चाहिए λ/2, है ना। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, d इंटू √5 माइनस 2, ये डेल्टा L हो गया, मस्ट बी इक्वल टू λ/2। तो यहां से d की वैल्यू जो आ जाएगी λ/2 इंटू √5 माइनस 2।
अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आए कि ये हमारा 2D है, ये D है, तो ऐसे में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, एग्जैक्टली हम पाथ लेंथ निकालेंगे ज्योमेट्री से। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। The ratio of the intensity of light at that point to that at center of a bright fringe। देखिए यहां पर बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट पर हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसकी किसी एक पॉइंट पर लेट्स से इट इज P, यहां पर जो डेल्टा x है पाथ डिफरेंस दिस इज 1/8 टाइम्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट टू द सेंटर। दोनों से अगर मैं इंटेंसिटी I0 और I0 मान लूं, तो जो सेंटर पर इंटेंसिटी आएगी I एट सेंटर दिस इज 4I0, ये तो हम जानते हैं। अब इसके बाद से इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि अगर दोनों इंटरफेयर करेंगी तो कितना इंटेंसिटी आएगी, तो I एट पॉइंट P, इसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो यहां से दोनों इंटेंसिटीज बराबर हैं, तो I0 प्लस I0 प्लस 2I0 और कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, कॉस डेल्टा फाई अभी लिख लेते हैं। अब यहां पर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा फाई होती है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा और डेल्टा एक्स की वैल्यू है लैम्डा बाय 8। इस लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, दिस बिकम्स पाई बाय 4। अब यहाँ पर हम पाई बाय 4 रखेंगे, तो देखिए यहाँ से 2I0 को तो मैं बाहर कर लूंगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा, तो ये कितना बनेगा 2I0 और ये आ जाएगा √2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय √2, है ना। अब हमें केवल रेशियो लेना है बच्चों, तो देखिए रेशियो कैसे लेंगे, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट टू द सेंटर। तो पहले हमें रखना है ऊपर IP को अपॉन IC। IP की वैल्यू कितनी 2I0 और ये आ जाएगा √2 प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय √2 और IC कितना है 4I0। ठीक है, तो इससे ये 2 टाइम्स चला गया। अब ये क्या बनने वाला है 2√2। अच्छा, दैट मीन्स कि ऊपर √2 प्लस 1 है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 1.41 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आने वाला है, तो √2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू √2 1.41, राइट। ये कितना आ जाएगा 2.4। अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखूं तो 2.4 और ये कितना आने वाला है, तो दैट इज ऑलमोस्ट 2.8। तो इस डेसिमल से डेसिमल को अगर हम काट दें तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 7 बाय ये आ जाएगा 4 टाइम्स से ये चला जाएगा 6 और ये चला जाएगा 7। ठीक है, अब 6/7 की वैल्यू अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आने वाला है 0.85। तो 0.85 के आसपास आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन ऑलमोस्ट 0.853 है, तो यहां पर 4th ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां देखिए इस क्वेश्चन में बोला अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 3.3 वाट मीटर स्क्वायर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ पोलराइजर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है पोलराइजर का, which rotates about its axis with an angular speed of 3.14 radian per second. The energy of light passing through the polarizer per revolution is close to। ठीक है, यहां पर क्या है कि ये जो पोलराइजर है ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है कितने से, तो ये 31.4 रेडियन पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, इसका मतलब जो इंटेंसिटी है ना दूसरी पार जाने वाली वो लगातार बदलती रहेगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहां पर इंटेंसिटी का एवरेज ले लेंगे, बिकॉज वो कहां से हमें पता चलता है, वो पर रिवॉल्यूशन यानी एक रिवॉल्यूशन का जानना चाहता है।
तो लेट से अगर इधर आई नॉट की इंटेंसिटी आई तो दूसरे साइड में किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमारा थीटा एंगल बन रहा हो उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और इसके इसके पोलराइजेशन एक्सिस के बीच में, तो मैं लिख सकता हूं कि इधर इंटेंसिटी आएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और किसी भी टी टाइम में अगर टी 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ, ओमेगा से घूम रहा है, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ओमेगा टी क्या है, थीटा क्या है। अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है तो ये सिंपल आ जाएगी एवरेज ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए यहां से ये सिंपल आई नॉट बाई 2 आने वाला है, बिकॉज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट मतलब 1/2, तो यहां से आई नॉट बाई 2 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, यहां पर हमें एनर्जी इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी टोटल इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया से क्या आ जाएगा, पावर। और इसमें अगर मैं टोटल टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी पर रिवॉल्यूशन। इंटेंसिटी की जगह हम एवरेज इंटेंसिटी लेंगे, दैट इज आई नॉट बाई 2। अब देखिए जो हमारे पास इंटेंसिटी है दैट इज 3.3 है ना, 3.3 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा बच्चों, तो ये दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है। तो यह आ जाता है 2 इंटू पाई की जगह 3.14 और अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है 31.4। तो देखिए यहां पर ये व्यवस्था कर रखा है कि 3.14 31.4 से कट जाए 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा 3.3 इंटू 3, तो ऑलमोस्ट इसको हम 10 बोल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये दोनों मल्टीप्लाई करके इस 10 से कट जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या, हमारा बच रहा है ये 10 आ गया ये, तो यहां से हमारा बचेगा 10⁻⁻⁻, पावर एक बार देख लेते हैं, तो 10⁻⁻⁴ सही है। और यहां पर आ गया ये, इससे कितना कटा है, तो 10 टाइम्स कट गया है और 10 से वापस ये कट गया है, ठीक है, 2 से 2 कट गया है, ये सब कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारा बच रहा है 10⁻⁻⁴ जूल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 10⁻⁻⁴ जूल। तो देखिए यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी E स्कैटर्स फ्रॉम अ टारगेट हैविंग एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स एट Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब Q स्टैंड्स फॉर एंगल, यहां एंगल के लिए दिया हुआ है। देन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी। अब पहली बार क्वेश्चन देखा यार, इलेक्ट्रॉन का तो कभी सुना नहीं, स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी जाता है तो वो स्कैटर करता है, उसका भी वेव नेचर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग चलो हो भी गया, तो यहां पर सवाल है किसका, तो ये देख के आपको पता चलना चाहिए ना, एटॉमिक स्पेसिंग देख के, कि ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का सवाल है। तो देखिए अगर मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करूं तो 2 एटम्स अगर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो स्लिट की तरह काम करेगा, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, फिर उसी के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम लिखते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो एनर्जी की वैल्यू हम लिख सकते हैं p²/2m, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब p कहां से ले आए, तो इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ क्या होगा, लैम्डा होगा, वेवलेंथ। तो हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू लिखता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p वाले रिलेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अच्छा अब क्या लिखे, यहां से हमें क्या चाहिए, p चाहिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी h/λ। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ये आ जाएगा h²/2λ² और इंटू m, ठीक है। अब देखिए h का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर और m,
एच तो हमें मालूम है, एम भी मालूम है, लेकिन हमें लैम्डा नहीं मालूम है। लैम्डा कहां से ले आए? तो फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां बन रहा है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में? तो देखिए मैक्सिमा की कंडीशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन होती है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ डी साइन थीटा, राइट। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट मीन्स कि ये गैप कितना दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर -10। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू हम लेंगे साइन 60 विच इज √3/2। ठीक है, तो ये जो पूरा बड़ा नंबर है 2 से 2 काट देंगे, ये जो √3 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 है, अब यहां इसको ले आके रखेंगे। h की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6.64 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। ठीक है, और अपॉन में हम लैम्डा लिख देते हैं और एक साथ ही इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू द पावर -10 इंटू √3, और इस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं h बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, 1/2 बाहर है, डिवाइडेड बाय यहां पर कितना है नीचे डिनोमिनेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31। अब बच्चों ये जो चीज है ना, ये जो हमारा एनर्जी निकल के आया है, ये एनर्जी एसआई यूनिट में प्रॉपर निकल के आएगी जूल में, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम एनर्जी निकालते हैं तो जूल को ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी डिवाइड करना पड़ता है। तो इसके डिनोमिनेटर में एक और टर्म आएगा, तो मैं यहां पे इसको इनटू करके नीचे ही लिख देता हूं, ये भी डिनोमिनेटर में है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। अब देखिए ये लंबा चौड़ा सा इक्वेशन है पूरा, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हमें अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना है, तो हम अप्रोक्सीमेशन बहुत कर चुके हैं, बहुत सारे आइडियाज में बता चुका हूं। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो पाओगे कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू आ रही है ये किसके, ये तो 50.44 के आसपास कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके लिखूं तो यहां से आता है 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन के कैलकुलेशन बड़े हैं। तो वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन का बहुत जोर आता है, मतलब इसमें कैलकुलेशन ही क्वेश्चन को टफ करते हैं। थोड़ी सी चीजें टिपिकल होती है, लेकिन अगर कैलकुलेशन आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए बच्चों को डर लगता है। डरना बिल्कुल नहीं है, सोचना है और पेशेंसली क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे लेंदी कैलकुलेशन बहुत पेशेंस के साथ आप एग्जाम में करना, हड़बड़ी करोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट light of 500 nanometer is used to produce an interference pattern। लाइट कितने नैनोमीटर की है 500 नैनोमीटर, ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट कर रही है YDSC में। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी अगेन देखिए मैं डेटा लिखता हूं अलग से, स्मॉल डी की वैल्यू 0.05 मिलीमीटर, तो 10 रेज टू द पावर -3 किसमें आएगा मीटर में। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द डिस्टेंस स्क्रीन। ठीक है, जो हमारा एंगुलर विड्थ होगा फ्रिंज का वो कितना होगा हमें यही निकालना है। तो बच्चों सिंपल आपको अगर याद होगा तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा, उसकी वैल्यू आती है लैम्डा अपॉन ए, या लैम्डा अपॉन हम डी बोल सकते हैं, वेयर डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू देखते हैं 500 नैनोमीटर दे रखा है, 500 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए कितना आएगा बच्चों, ये -3 पावर अगर ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, राइट। ये ऊपर जाके +3 पावर और 2 ये तो +5 पावर हो जाएगा 10 में, और ये कितना है 10 की पावर -9। तो ओवरऑल इन सबको कैंसिल करके ऊपर लिख सकते हैं
10 रेज टू द पावर -4, राइट। अब यहां पर एक चीज बची है 0.05, तो यहां से मैंने पावर ले ही दिया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, डेसिमल खत्म, जीरो भी खत्म, तो 5/5 दैट इज 1, है ना। तो ये बनने वाला है हमारा 1 × 10 रेज टू द पावर, यहां से जब हमने पावर की बात की तो यहां पर 5 से 5 खत्म हो गया, यहां का 2 पावर और ऊपर ले जाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -2, ठीक है। तो ये बनने वाला है 0.01, लेकिन ये आंसर किस में आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा रेडियन में, तो 0.01 रेडियन। अब आंसर हमें किस में पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है हमें डिग्री में। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें इसको देखिए, हम जानते हैं पाई रेडियन में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। पाई मतलब 3.14 रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना होगा, 180/3.14, राइट। और 0.01 रेडियन में कितना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/3.14 इंटू 0.01, ठीक है। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कितना आने वाला है, 2 डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाय 3.14। अगर अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर मैं ले लूं, क्योंकि ये सारे वैल्यूज थोड़े दूर दूर हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट 3, ऑलमोस्ट, है ना। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा और यहां से 1.8 की 1.8 और नीचे है 3.14, तो डेसिमल तो चला गया, तो 18/3 ऑलमोस्ट, विच इज 6, मतलब 6 के आसपास बचने वाला है। लेकिन एक और पॉइंट आएगा तो 0.6, बट नीचे का डिनोमिनेटर ज्यादा था, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6 से थोड़ा कम, तो 0.6 से थोड़ा कम ऑप्शन कौन सा है, 0.57 डिग्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 0.57 डिग्री। समझ में आया। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि कन्वर्जन का था। तो कई बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, अरे आंसर तो 0.01 आ रहा है लेकिन आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, और वो भी क्या करेंगे, फिर दिमाग या जुगाड़ भिड़ाने लगेंगे, क्या 0.01, अच्छा इसके आसपास कौन सा है, 0.07, यही सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक का ऑप्शन मार देते हैं और गलत, -1 मिलता है। तो ये चीजें नहीं करनी है, ध्यान से सोचना है कि ये आ किस में रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट वेरीज इन टाइम एज, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है वो किस तरह से वेरी कर रखा है वो दे रखा है, where d0 omega a0 are constant, the difference between the largest fringe width and the smallest fringe width obtained over time is given as। अब कई बच्चे क्वेश्चंस देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये सवाल तो मैंने देखा ही नहीं कभी। ऐसा थोड़ी होता है कि जितने क्वेश्चन या जितनी वैरायटीज हम किए हैं या हम उससे रूबरू हैं, एग्जैक्ट वही एग्जाम में पूछे, एग्जामिनर थोड़ा चेंज तो करेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन देख के डर जाएंगे और क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अरे बड़ा टफ क्वेश्चन शायद। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना इजी है। आपको क्या मालूम है, उसने पूछा है कि फ्रिंज विड्थ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ही लिख लो भाई, उससे शायद कुछ आइडिया आ जाए। तो देख लेते हैं यहां पर, अगर मैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा लिखता हूं तो ये आता है डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी, ठीक, क्लियर। अब यहां पर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का क्या चक्कर है, तो ये जो स्मॉल डी दिया है ना, मैं एज इट इज इसको यहीं पर लिख देता हूं। तो देखिए यहां पर आ जाएगा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की जगह d0 प्लस a0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसे ये पता चला, अरे यहां पर बीटा तो वेरी करेगा किसके साथ, टाइम के साथ। अब देखते हैं इसमें लार्जेस्ट क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और स्मॉलेस्ट क्या पॉसिबल हो सकती है। तो बीटा की जब हम लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो बीटा लार्जेस्ट की वैल्यू कब आएगी, जब इसका डिनोमिनेटर ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब बीटा मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम। अब फिर आया डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, यहां पे कौन डिटरमाइन करेगा कि मिनिमम कब होगा, तो वेरिएबल टर्म विच इज साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी हो, हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है
वो वेरी करती है -1 से 1 के बीच में। दैट मीन्स ये टर्म को हमें मिनिमम अगर बनाना है तो इसमें से कुछ ऐसा घटाएं कि वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। डी नॉट में से हमें मैक्सिमम वैल्यू घटा देनी चाहिए ताकि ये जो डिनोमिनेटर आए वो क्या है, मिनिमम। इसका मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 अगर रख दें तो जो डिनोमिनेटर आने वाला है वो क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। तो ये आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन, यहां पर कितना आ जाएगा डी नॉट, और ये -1 साइन ओमेगा टी की जगह रख दें तो -E0 है ना। ये बीटा की कौन सी वैल्यू हो गई, तो ये बीटा मैक्स हो गया। इन द सेम फैशन यहां पर हम क्या बोलेंगे, बीटा मिनिमम। बीटा मिनिमम की वैल्यू कब आएगी, अब उल्टा सोचिए, ये मिनिमम तब आएगा जब डिनोमिनेटर क्या हो, मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम तब आएगा जब साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, दैट इज +1। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी नॉट और प्लस कितना आ जाएगा E0, बिकॉज साइन ओमेगा टी 1 हो चुका है। अब हमसे इसी का डिफरेंस पूछ रखा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट फ्रिंज विड्थ एंड स्मॉलेस्ट, दैट मींस डेल्टा बीटा की बात कर रहा है। इट मींस लार्जेस्ट का फॉर्मूला डी लैम्डा, इसको कॉमन ही ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन डी नॉट माइनस A0 और -1 अपॉन डी नॉट प्लस A0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा डी लैम्डा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा डी नॉट स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी से, तो यहां पर आ जाएगा डी नॉट स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ऊपर जाएगा डी नॉट प्लस ए माइनस डी नॉट माइनस A0, तो डी नॉट ऊपर कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा ऊपर 2A0। दैट मीन्स इसको रीअरेंज कर लूं तो 2d लैम्डा A0 अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। अब ऑप्शंस मैच कर लेते हैं बच्चों, 2d लैम्डा A0 डिवाइडेड बाय डी नॉट स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहां पर ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ट्रिकी था, तो हमने कौन सा मतलब इसमें छोड़ दिया, हमने भी तो इसको निपटा ही दिया, हमने भी आराम से जो हमें नॉलेज है उसके बेसिस पर इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज चेंज फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। अगर मान लीजिए कि लाइट रेड से लेके वॉयलेट की तरफ चेंज की जा रही है, यानी अगर वेवलेंथ वाइज बात किया जाए तो रेड से वायलेट की ओर जाते हुए वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसके बेसिस पर हमारे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ट्रू है। कंसेक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर, इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार जो फ्रिंजेस है वो पास आएंगी, दैट मींस कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देख लेते हैं एक बार फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, तो आता है डी लैम्डा बाय डी। अब जो लैम्डा है ये घटेगा तो डेफिनेटली फ्रिंज विड्थ इज गोइंग टू डिक्रीज। इट मींस कि बिल्कुल सही है, वो क्लोजर आएगी, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। अब बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेंस का सवाल है, सिंगल करेक्ट। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम अ डार्क फ्रिंज, हो ही नहीं सकता है, सेंट्रल ब्राइट डार्क में कैसे कन्वर्ट होगा, लैम्डा से नहीं होगा। द फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइटर, ब्राइटर क्यों होगा, इंटेंसिटी का कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। इसके बाद हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करेगा, यहां से कोई मतलब नहीं है मिनिमा की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। तो बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो कभी कभी इन छोटे छोटे लैंग्वेजेस में हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, नहीं होंगे। थ्योरी अच्छे से क्लियर है, सब कुछ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। एक स्क्रीन के सामने सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई। Two Polaroids P1 and P2 are so placed between the source of light and screen that the intensity of light on the screen is I by 2. P2 should be rotated by an angle of, P2 को कितने एंगल से रोटेट किया जाए so that intensity of light on the screen becomes 3I by 8। ठीक है, तो देखिए यहां पर पोलराइजेशन के क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा रहा है। जो पोलराइजेशन है अलग अलग तरीके से, तो पोलराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेलस लॉ और ब्रूस्टर्स एंगल।
तो बच्चों इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, डरना नहीं है इसमें, सिंपल आपको पढ़ लेना है या आपको ये समझ लेना है कि किस तरह से हम एंगल के वेरिएशन से इंटेंसिटी को चेंज करते हैं और वो पोलराइजेशन के एंगल पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या बोल रखा, सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक स्क्रीन के सामने प्लेस्ड है, ठीक, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन बिटवीन, कहीं बीच में P1 P2 प्लेस्ड है, एंड स्क्रीन दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज I/2, है ना। इसका मतलब ये I/2 इंटेंसिटी वहां प्राप्त हो रही है। तो देखिए यहां पर अगर अनपोलराइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब वो कैसी लाइट है बच्चों, अनपोलराइज्ड। यहां पर कहीं नहीं बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब डायरेक्ट सोर्स से आती है वो बिल्कुल अनपोलराइज्ड होती है, उसके सामने हम किसी भी ओरिएंटेशन में पोलराइजर रख दें, ठीक है, जैसे ये पोलराइजर हमने रख दिया किसी भी ओरिएंटेशन में, तो इसके दूसरे साइड जो लाइट मिलेगी इसकी इंटेंसिटी हमेशा कितनी मिलेगी, I0/2। अच्छा, अब इसके बाद ये पोलराइज्ड लाइट हो गई, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पोलराइजर रखता हूं फिर उसका एंगल चेंज करता हूं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उससे स्क्रीन पर आने वाली इंटेंसिटी चेंज होगी। अब वो बोल रहा है कि इस तरह से रखा गया है इन दोनों को ताकि स्क्रीन पर I/2 मिले। अब यहां I/2 मिल गया, दैट मींस यहां भी कितना आना चाहिए, I/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब जो दूसरा हमारे पास पोलराइजर है वो इसकी इंटेंसिटी को वो नहीं करना चाहिए चेंज, दैट मींस कितना थीटा का वैल्यू होना चाहिए, 0 डिग्री, यानी दोनों के पोलराइजिंग एक्सिस क्या होने चाहिए, पैरेलल। दैट मींस इस पोलराइजर को भी क्या कर दिया जाए, इसी तरह से रख दिया जाए। तो यहां पर यहां से I0/2 एंटर हुई, I0/2 दूसरी साइड निकल गई। ये तो केस 1 हुआ। अब बोल रहा है कि P2 को कितने एंगल से रोटेट किया जाए सच दैट इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन बिकम्स 3I/8। अब मेरी मर्जी ऐसी है कि मैं यहां से वही सोर्स, अब P2 को कितने एंगल से रोटेट किया जाए, तो लेट्स से कि इसको थीटा से रोटेट कर दिया जाए, ठीक है। अब ओरिजिनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। अच्छा, तो स्क्रीन पर अब कितनी इंटेंसिटी मिलने वाली है, 3I/8। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से तो वही कहानी होगी, यहां पर इंटेंसिटी I/2 ही आएगी, लेकिन अब ये I/2 स्क्रीन पर नहीं रहेगी, 3I/8 हो जाएगी। तो अगेन मेलस लॉ यूज करेंगे यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3I/8। इससे ये 4 टाइम्स चला गया, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो सकती है कितनी, तो √3/2, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। इसका प्लस माइनस मतलब हम ईदर डायरेक्शन में उसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, विच इज √3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग 30 डिग्री। मतलब हम 30 डिग्री ईदर डायरेक्शन में रोटेट करें तो इंटेंसिटी 3I/8 मिलने वाली है। तो यहाँ पर डिग्री में हमारा आंसर कितना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में इंटीजर आंसर 30। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है पोलराइजेशन का ये भी सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है। तो बच्चों चलते चलते आपको कुछ ज्ञान की बातें, चलते चलते हम जानते हैं कि अभी पढ़ने का सबसे क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। तो हम अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखेंगे, फोकस्ड रखेंगे, ताकि हमारा परफॉर्मेंस क्या हो, बहुत बूस्ट हो जाए। तो देखिए उसी तरह से इसमें बोला है एक्शन इज द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। मतलब अगर हमें सक्सेसफुल होना है, एग्जाम में बढ़िया करना है, तो हमें एक्शंस करने होंगे, बातों से नहीं होगा, बड़े बड़े गप्पे मारने से नहीं होगा। हमें मेहनत करना होगा, एकदम पिन पॉइंटेड जो पढ़ना है बस टारगेट बेस्ड पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक्शंस लो, उठो, पढ़ो, आगे बढ़ो और मेंस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले आओ। आपको मैं मेंस के लिए देता हूं ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।